हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है उनको पढ़ेंगे। और ये हमारे एचटेट सीटेट कोई भी सेंट्रल लेवल टीचिंग एग्जाम हो, हर जगह ये पूछा जाता है, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो या फिर साइकोलॉजी हो। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कम समय में अच्छे से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉब्लम दूर कर दूं कि आपको याद नहीं होता, तो आपको याद कैसे करना है उसके लिए सबसे पहले मैं ये बता दूं। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस जगह अपने आप को रख लो। जो आज हम विकार से संबंधित, डिसेबिलिटी से संबंधित ये पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में पहले अपने आप को यहाँ पर रख लो। आप समझ लो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉरी किसी को बुरा लगे तो, सिर्फ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता रही हूँ कि आप ये समझ लो कि मुझे डिसग्राफिया है, ठीक है। मैं समझ लेती हूँ कि मुझे डिसकैलकुलिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे मैथ की जो कैलकुलेशन है वो नहीं अच्छे से होती, ठीक है। जब एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ गया कि एक बच्चा लिखने में उसको काउंटिंग वगैरह में प्रॉब्लम है, वो अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाता, वो टाइम टेबल नहीं बना पाता, तो मैं क्या समझूंगी कि वो मैं हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रही, तो मैं कितना ईजिली अपना आंसर दे पाऊंगी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो है विकार, डिसेबिलिटी। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है साइकोलॉजी में, और एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ताकि हम देखते ही समझ जाएं कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं परिभाषा। व्यक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो सकती है, चाहे सुनने से संबंधित हो, बोलने से संबंधित हो, चलने से संबंधित हो, या फिर मेंटल प्रॉब्लम हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी, ठीक है। जो डिसेबिलिटी है इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किसने? सैमुअल क्रिक ने किया था। कब किया था? 1963 में किया था। आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जा सकता है। जो डिसेबिलिटी है इसका प्रतिपादन किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं विकार। विकार अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हमें पहचानने पड़ते हैं कि इस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मेमोरी से देखिए, कुछ जो विकार होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, मेमोरी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड भी हो सकते हैं, अटेंशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, और एक्साइटेबिलिटी से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक्साइटेबिलिटी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, एडजस्टमेंट से रिलेटेड भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम मेमोरी से रिलेटेड समझ लेते हैं। जैसे हमने किसी बच्चे को सिखा दिया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, और हम उसको डेली समझा रहे हैं। जब हम उस बच्चे से सुनने की कोशिश करते हैं, बेटा बताओ A फॉर क्या होता है, B फॉर क्या होता है, और वो बच्चा हमें नहीं समझा पाता, वो बच्चा हमें नहीं बता पा रहा, वो बच्चा नहीं याद कर पा रहा, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। फिर आ जाता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई सामने चीज है या वस्तु है, उसको देखकर समझकर उसके अर्थ को पहचान नहीं पा रहा, कोई वस्तु चीज को देखकर उसके विषय में बता नहीं पा रहा, तो उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको प्रत्यक्षीकरण, परसिप्रेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद है अवधान, अटेंशन। बच्चा क्या है, किसी एक विषय के ऊपर ये कोई अपनी अटेंशन नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, उसको पंजाबी सब्जेक्ट है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसको बार बार पंजाबी पढ़ाती हूँ मैं सोच लो मैं इसको बार बार पंजाबी पढ़ा रही हूँ, बट वो उसके ऊपर अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाता, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आता है, और ये रियलिटी है। वो सिर्फ पंजाबी में ही अटेंशन नहीं दे पाता, और उसी वजह से उसमें बहुत कम स्कोरिंग रहता है। तो क्या क्या कारण है? उसकी अटेंशन नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो अपने ध्यान नहीं दे पा रहा, उसके ऊपर एकाग्रता नहीं कर पा रहा। उसके बाद है उत्तेजनशीलता, एक्साइटमेंट बोल देते हैं जिसे हम। इसमें क्या होता है, बच्चे एक्साइट ही नहीं होते, सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है। वो अपने आप को बिल्कुल डल महसूस करते हैं, जैसे हम कुछ पढ़ा रहे हैं वो कोई रिव्यू ही नहीं दे रही हैं। सोच लो मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको रोज पढ़ा रही हूँ, आ रही हूँ, उपन्यास को ट्रिक के साथ सिखा रही हूँ, बट आप सीखने के लिए तत्पर ही नहीं हो, एक्साइटमेंट ही नहीं हो, तो आप कैसे सीख पाओगे, ठीक है। तो वो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। फिर होती है समायोजन, ठीक है। कहीं पर बच्चा क्या करता है, कोई नई जगह पर, नई इन्वायरमेंट में, नई परिस्थितियां होती हैं, कंडीशन होती है, वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है। जैसे किसी की लड़की की शादी होती है, वो नई वातावरण में, नई परिस्थिति में नहीं डल पाती, तो उसको बोलते हैं समायोजन, ठीक है। वो समायोजन से संबंधित प्रॉब्लम होती है। और समायोजन से संबंधित आगे बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं उससे। तो उसके बाद है विकार के नेचर, अलग अलग नेचर का विकार होते हैं। जो डिसेबिलिटी होती है वो भी अलग अलग नेचर की होती हैं, आंतरिक भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती हैं, परमानेंट भी हो सकती हैं, और जैविक भी हो सकती हैं। इंटरनल हमें अंदर से कोई प्रॉब्लम है, तंत्रिका तंत्र में, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अस्थायी होती हैं। जो परमानेंट होती हैं, जैसे किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, वो टेढ़ा है,
तो हम प्रैक्टिस के साथ, डेली प्रैक्टिस के साथ उसको थोड़ा बहुत कार्य करने के योग्य तो बना सकते हैं, बट उसको परमानेंट ठीक नहीं कर पाते, उसे बोलते हैं परमानेंट डिसेबिलिटी। उसके बाद है जैविक व मनोवैज्ञानिक डिसेबिलिटी। जैविक होती है बायोलॉजिकल, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाती हूँ और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है। तो जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, नाम नहीं मैं बता सकती, तो उसको क्या है, मायोपिया है और उसके मदर फादर को मायोपिया नहीं है, और ये रियल लाइफ है, मेरे साथ हुआ है, मैंने देखा है। तो ना मदर फादर को कहीं भी मायोपिया नहीं है, बस उसके क्या है, उसके दादा को मायोपिया है, दादा से उसके फादर में, फादर से उसकी मदर में, और मदर से क्या हो गया, बच्चे में ट्रांसफर हो गया। अब उसकी पूरी फैमिली के जो 2-4 बच्चे हैं सबको मायोपिया है, ठीक है। तो जो उसकी बुआ के बच्चे हैं उनको भी मायोपिया है, और उसके जो ताऊ के बच्चे हैं उनको भी मायोपिया है, और उसको भी मायोपिया है, ठीक है। तो इससे क्या समझे आप, हेरिडेटिकल, बायोलॉजिकल, एक जीन, जो जीन है वो ट्रांसफर होते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद होते हैं मुख्य प्रकार के, अलग अलग डिसेबिलिटी होती है, पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है, लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है, और वाचन से संबंधित, बोलने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है। कई बार बच्चे अच्छे से स्पीक नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। मानसिक विकार से संबंधित होती है, जैसे यहाँ पर संज्ञानात्मक दिया हुआ है, जो पियाजे का थ्योरी है कंस्ट्रक्टिज्म, उसमें क्या है कि बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाता, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। तो मेंटल से, मतलब जो मेंटल डिसेबिलिटी होती है उसको बोलते हैं मानसिक विकार, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अधिगम अक्षमता व अक्षमता व विकासात्मक विकार, ठीक है। लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती हैं, जो मतलब हमें पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और डेवलपमेंट से संबंधित जो मतलब शरीर के विकास से संबंधित होती हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो लर्निंग होती है वो पढ़ने से संबंधित होती है, और डेवलपमेंट जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं हो पाता, विकास अच्छे से नहीं हो पाता, वो भी डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पठन संबंधी विकार, ठीक है, जो लर्निंग संबंधित डिसेबिलिटी है, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चे बी को डी लिखता है, डी को बी लिखता है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसको क्या है, डिलेक्सिया है, ठीक है। तो आप ऐसे बताएंगे तो आपको दे दिया जाएगा कि बच्चे पढ़ने में धारा प्रवाह न होना, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, बच्चे जो अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, रुक रुक के पढ़ते हैं, अक्षरों को पहचान नहीं पाते, बी को डी, एम को डब्ल्यू, डब्ल्यू को एम। और ये रियल है, ये बुक किस लैंग्वेज ही नहीं, ये रियल है। जब मैं टीच करती थी स्कूल में तो बच्चा सच में ऐसे ही करता था, उसको डिस्ग्राफिया भी था और उसको डिसलेक्सिया भी था। वो क्या करता था, जब हम छोटी एबीसीडी में, वो हमेशा जब मैं उसको डॉग लिखवाती थी ना, तो वो बीडी में कंफ्यूज था, तो मैंने उससे एक दिन बोला बेटा डॉग लिख, तो उसने डॉग की स्पेलिंग ये लिखी, ठीक है। मैंने इतना समझाने के बाद भी डॉग की स्पेलिंग ये लिखी, फिर मैंने उसको बोला बॉय लिख, तो उसने बॉय की स्पेलिंग ये लिखी, ठीक है। तो उसको क्या था, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था बी और डी में। जब मैंने उसको ऐसे पूछा तो उसने बिल्कुल सही बता दिया, बट जब ऐसे पूछा तो उसको प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये उसको क्या थी, डिसलेक्सिया थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसका एक उदाहरण देके आपको समझाती हूँ। जैसे डिजिटल क्लास में बच्चा 6 को 9 समझकर गलत पढ़ता है, ऐसे ही स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर आपको आएगी, और उसको देखते ही आप समझ जाओगे लर्निंग डिसेबिलिटी और किससे संबंधित है, पठन से। पठन मतलब पढ़ने से संबंधित बीमारी है, उसको पढ़ने से संबंधित डिसेबिलिटी है, और आप खुद समझ लो कि मुझे क्या है, डिसलेक्सिया है, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, आपने खुद को समझना है कि मुझे डिसलेक्सिया है, मुझे डिस्ग्राफिया है, मुझे डिस्प्रेक्सिया है, मुझे डिस्मोर्फिया है। आपको खुद को समझना है, अपने किसी और को नहीं समझना, फिर आप नहीं बोलोगे, ठीक है। तो उसके बाद होता है विशेष, जो आगे है इसके बारे में आगे भी होता है ये, जैसे डिसलेक्सिया, ये हो गया अलेक्सिया। अलेक्सिया क्या होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। शब्दों को बच्चा पूर्णतः पहचान नहीं पाता, ठीक है। इसमें क्या करता है, शब्दों को पहचानने से संबंधित पूर्णतः अक्षम होता है। कोई भी शब्द बच्चे को दे दिया जाता है, बट वो क्या करता है, उसको पहचान नहीं पाता, उसको बोलते हैं अलेक्सिया। फिर आता है हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया में क्या होता है, शब्दों को सही से न दिखना। हाइपरलेक्सिया जैसे हमने तारे जमीन पर मूवी देखी थी, उसमें ईशान था, उसको क्या था, वो जो वर्ड थे वो नाचते हुए, हिलते डुलते हुए, मूव करते हुए दिखाई देते थे। उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसको हाइपरलेक्सिया थी, ठीक है। जब भी आपको आए कि वो बच्चा अच्छे से शब्दों को पहचान नहीं पा रहा, उसको बड़े दिख रहे हैं, छोटे दिख रहे हैं, मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, हाइपरलेक्सिया, ठीक है। लेक्सिया जो वर्ड है ना, लेक्स, आप यहाँ से समझ जाइए, यदि लेक्स वर्ड है ना वो पढ़ने से संबंधित होता है, लेक्स होता है ना वो डिस्कवरी या
शब्द से संबंधित होता है। लेक्स मतलब शब्द, शब्द से आप समझ जाना बच्चे को शब्द से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हर वर्ड में देखो लेक्स लिखा है, लेक्स लिखा है, और डिसलेक्सिया में भी क्या लिखा है, लेक्स लिखा है। देखो यहाँ पर लेक्स, जब भी आपको लेक्स वर्ड कहीं भी दिखे आप समझ लेना उसको पढ़ने से संबंधित, शब्द से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं अच्छे से और नहीं समझा सकती। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने आप को वहाँ पर रख कर देखें कि वो छोटा सा बच्चा मैं हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लेखन संबंधी विकार। जो लेखन, इसके लिए आप ये ट्रिक समझ सकते हैं। ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। जब भी हम कोई भी ग्राफ बनाते हैं, कुछ भी कोरिलेट करके ग्राफ बनाते हैं, तो वो क्या है, हम हाथ से लिख लिख कर ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जहां भी आपको ग्राफ वर्ड आए तो आप समझ लेना उसको लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। ग्राफ हम लिख लिख कर बनाते हैं, लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। अब जब भी आपको ग्राफ वर्ड दिखे तो समझ जाना लेखन संबंधी प्रॉब्लम है। ग्राफ हम लिख कर बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चा बी को डी, डी को डब्ल्यू लिखता है। आपने क्या हिंट पकड़ना, लिखता है, पढ़ता नहीं। पढ़ने से संबंधित हो गया तो डिसलेक्सिया, और लिखने से संबंधित हो गया तो डिसग्राफिया। ग्राफ मतलब बनाना। आगे आ गया एग्राफिया। एग्राफिया भी क्या है आपको अच्छे से समझना, दूसरी भाषा, नई भाषा के शब्दों को न लिख पाना। जैसे कोई अलग भाषा है, अरबी मतलब अरबी, फारसी, जर्मनी जो भी भाषा है, या फिर संस्कृत है, तो उसको बच्चा क्या है दूसरी भाषा के शब्दों को लिख नहीं पाना। तो जब भी दूसरी भाषा के शब्दों का नाम आए तो आप क्या लिखोगे, एग्राफिया करोगे, एग्राफिया, ठीक है, एग्राफिया, ठीक है, याद कर लेना। तो डिसग्राफिया कब होगा, जब वो बी को डी, डी को डब्ल्यू लिखता है तब, और एग्राफिया कब होगा, जब दूसरी भाषा से संबंधित होगा। फिर आ गया डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया से आप समझ लेना कि मुझे पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है। यदि आप क्लास को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं तो पैर वर्ड आया है, यहाँ पर देख लीजिए, पै ऊपर रह, तो यहाँ पर आप समझ लेना कि मुझे पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप खुद को समझो कि आपके पैर में प्रॉब्लम है, तो सॉरी पैर में नहीं, डिस्प्रेक्सिया, यहाँ पर सॉरी डिस्प्रेक्सिया, ये हाँ आप ये कर लीजिए यहाँ पर। तो ये हो गया अप्रेक्सिया, यहाँ पर पैर आया हुआ है, ठीक है। इसको बाद में करेंगे, ये मुझसे मिस्टेक हो गई। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। ये अप्रेक्सिया बोलेंगे, अप्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया में क्या है, इसमें पै आया हुआ है, पै, ठीक है। तो आप समझ लेना कि आपको पैरों से संबंधित प्रॉब्लम है, चलने से संबंधित विकार है। बच्चा अच्छे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा, पूरी बॉडी को, पूरे शरीर से संबंधित, उसको शारीरिक कौशल से संबंधित प्रॉब्लम है। बच्चा अच्छे से चल नहीं पा रहा है, अपने अंगों का तालमेल नहीं बना पा रहा है, अपना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है। तो आप जब भी आपको दिखे अप्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया नहीं, प्रेक्सिया, जब भी प्रेक्सिया दिखे तो आप समझ लेना उसके चलने फिरने से संबंधित, या फिर वो अच्छे से पेन नहीं पकड़ पा रहा है तो उसको क्या है, अप्रेक्सिया है, ठीक है। फिर आ जाए डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। यदि देखो इसमें डिफरेंस आपको अच्छे से देखना, ये अप्रेक्सिया है और ये डिस्प्रेक्सिया है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, जब भी प्रेक्सिया से हम ले लेंगे प्रैक्टिस। जब भी हम वो बनाते हैं ना, ड्राइंग बनाते हैं, तो हमें क्या होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बार बार हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है ड्राइंग बनाने के लिए। तो चित्रकला से संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज चढ़ा देता है, ओवरलैपिंग करता है। जब भी आपको ओवरलैपिंग वर्ड दिखे तो आप समझ लेना डिस्प्रेक्सिया प्रॉब्लम है इसको, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम है, डिस्प्रेक्सिया। और प्रेक्सिया कहाँ पर होगी, जब वो बॉडी का कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से पेन पेंसिल को नहीं पकड़ पा रहा है, अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा है, जो भी हमें बॉडी से रिलेटेड मूवमेंट होगी वहां पर डिस्प्रेक्सिया होगी, और ओवरलैपिंग होगा तो वहां डिस्प्रेक्सिया होगी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो उसके बाद है गणित से संबंधित। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने खुद को समझ रखा है कि मुझे डिसकैलकुलिया है, मुझसे काउंटिंग वगैरह नहीं होती, मुझसे अच्छे से टाइम टेबल नहीं बनता, और ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया के लिए आपने क्या करना है, अंक और गणना संबंधी समस्या। जब भी आपको लगे कैलकुलिया, तो ये तो आपका बहुत फेमस है, जहाँ भी कैलकुलिया वर्ड आए, कैल वर्ड आए, तो वो मैथ से संबंधित होता है, कैलकुलेटर से। जब भी अंक और गणना से संबंधित समस्या आए तो या फिर अध्यापक सही से टाइम टेबल ही नहीं बन पा रहा, तो आप इसका संकेत समझ लेना कि उसको डिसकैलकुलिया है, ठीक है। उदाहरण, ऑनलाइन शॉपिंग करते समय डिस्काउंट या बिल जोड़ते समय ज्यादा कठिनाई महसूस करना, उसको क्या है, डिसकैलकुलिया है। जहां भी आप कैल शब्द देखेंगे तो समझ लेना कैलकुलेटर से संबंधित। और कैलकुलेटर कहाँ यूज होता है, गणित में यूज होता है, ठीक है। और क्या होता है, लेक्सिकल। एक और प्रॉब्लम होती है तो लेक्सिकल गणित की भाषा को ना समझ पाना, ठीक है।
लेक्सिकल क्या होता है, गणित की भाषा को ना समझ पाना, ठीक है, गणित के शब्दों को ना समझ पाना। जैसे मैंने लेक्स शब्द बताया था, लेक्स का शब्द होता है डिस्कवरी या शब्द। तो यहाँ पर सिर्फ लेक्स, ये लेक्स वर्ड नहीं है, यहाँ पर है लेक्सिकल। लेक्स से आप क्या समझेंगे, शब्द ना समझ पाना, भाषा ना समझ पाना। डिसलेक्सिकल होता है गणित की भाषा को ना समझ पाना। और होता है प्रैक्टोगेनेटिक। प्रैक्टोगेनेटिक क्या होता है, चीज़ों के आकार या वजन की तुलना सही से न कर पाना। जो गणित है, विज्ञान है, उसके आकार और वजन होता है, जो वेट होता है, उसका कंपैरिजन ना कर पाना, ठीक है। तो आप इसके लिए कर सकते हैं, इसका है प्रैक्टोगोनेटिक। तो ठीक है, इसको होता है प्रैक्टोगोनेटिक कब होता है, जब वस्तुओं में कंपैरिजन ना कर पाना। साइंस और उसके मैथ के में उसको होता है प्रैक्टोगोनेटिक डिसेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद है वाचन संबंधी। वाचन आप समझ गए, बोलने से संबंधित, ठीक है। तो अफेजिया, जो मुस्लिम वर्ड होता है बोलते हैं ना अफ्ज, आपके अफ्ज क्या है, ठीक है, तो उससे समझ लेना। अफ्ज कहाँ से निकलते हैं, अफ्ज बोलते हैं वो, तो वो कहाँ से निकलते हैं, वो जिसको बोला हुआ समझ ना आना, ठीक है। अफेजिया बोला हुआ समझ ना आना, उसे बोलते हैं अफेजिया, अफ्ज समझ में ना आना। फिर आता है डिसअफेजिया। डिसअफेजिया अलग होता है, बोला हुआ समझ तो आ जाता है पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे किसी को कुछ समझाना है, उन्होंने समझ तो लिया बट वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। अफेजिया और अफेजिया में आपने यही डिफरेंस समझना है। अफेजिया तो क्या है, कुछ भी बोला और समझ लिया, वो हो गया अफेजिया। मैंने मुंह से अफ्ज निकाले और आपने समझ लिए। और जब मैंने आपसे पूछा कि मुझे ये चीज़ समझाओ, मैंने आपको क्या बोला है, मुझे समझाओ। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल है, बहुत ही छोटे एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। जब मैंने बच्चे से बोला ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, अब मुझे आप बोल के दिखाओ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, वो बच्चा नहीं बोल पा रहा मैडम को कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल होता है, तो समझ जाना उसको क्या है, डिसअफेजिया है। या फिर आप ऐसे समझ लेना कि आप किसी को समझा नहीं पा रहे, आप सुन तो सब बातें लेते हो पर समझा नहीं पा रहे, तो वो क्या है, आपको डिसअफेजिया है। फिर आ गया डिसअर्थिया। डिसअर्थिया क्या है, अर्थ होता है, जब भी कोई भाषण देते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई अर्थ या मीनिंग होता है। तो मुझे तो ऐसे ही याद कर रखा है, जहाँ पर डिसअर्थ, अर्थ मतलब भाषण के अंदर कोई ना कोई अर्थ होता है। भाषण या बोलने के अंगों से संबंधित विकार, जब भी हम भाषण देते हैं या बोलने के अंगों से संबंधित विकार होता है, उसको बोलते हैं डिसअर्थिया। फिर आ गया डिसमोर्फिया। शरीर के आकार शेप को लेकर भ्रम हो जाना, चेहरा अजीब लगना। जैसे कोई, मतलब एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जैसे कोई मोर है, बच्चा उसको क्या समझ लेता है, उसको मुर्गा समझ लेता है, शेप में कंपैरिजन नहीं कर पाया वो। और कोई मुर्गा है, उसको वो बोलता है ये तो मोर है, तो वह क्या हो गया, उसके जो शेप है उसमें कंपैरिजन नहीं कर पाया, तो डिसमोर्फिया। जब भी आपको मोर्फिया वर्ड दिखे तो आप समझ लेना कबूतर और मुर्गा में डिफरेंस ना कर पाना, उनके शरीर के आकार में डिफरेंस ना कर पाना, या फिर चेहरा अजीब अजीब लगना, तो समझ लेना उसको क्या है, डिसमोर्फिया, ठीक है। आगे है डिसमेसिया। डिसमेसिया होता है भूलने से संबंधित होता है, ये सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। डिमेसिया क्या होता है, डिमेसिया होता है बच्चे की चिंतन शक्ति और सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। आगे डेवलपमेंट डिसऑर्डर, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट, बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है, विकास होता है, वो अच्छे से नहीं हो पाता, या फिर मेंटली तौर पर या शारीरिक तौर पर। और जो विकासात्मक डिसऑर्डर है, इसको किसने दिया था, लियो कैनर ने, ठीक है। और जो हमारा डिसेबिलिटी था उसको किसने बताया था, सैमुअल क्रिक ने। और विकासात्मक डिसऑर्डर को किसने बताया था, लियो कैनर ने बताया था, ठीक है। सबसे पहले इसमें आता है ऑटिज्म। ऑटिज्म आजकल देखते हैं बहुत सारे बच्चों में होता है, तो क्या कहते हैं, वो बच्चे दुनिया से थोड़े अलग रहते हैं। इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जो बच्चे दुनिया से अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, गुमसुम रहना पसंद करते हैं, उसको क्या होता है, ऑटिज्म होता है। सामाजिक अंतक्रिया, वो समाज के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते, बातचीत नहीं कर पाते, रूढ़िवादी विचार होते हैं और खुद को चोट पहुंचाते हैं, वो खुद को क्या मारने लग जाते हैं। उससे आप क्या समझना, ऑटिज्म। वो जो हम भी ये लिखना आ जाए, सोशल इंटरेक्ट नहीं होता, तो वो क्या, उस स्टूडेंट में क्या होता है, ऑटिज्म होता है, उस बच्चे में ऑटिज्म होता है। अन्य विकार, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टेट में इनको अच्छे से पूछा गया था, ध्यान से समझना। डिसमूलिया, ठीक है। बुलिमिया, सबसे पहला होता है बुलिमिया नर्वोसा। आपको क्या करना है, बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया अच्छे से समझो। अत्यधिक खाना खाने की आदत, ठीक है, मतलब वो इसको ये सोच लो, वो तो भूल ही गया कि रुकना भी है, मुझे लगातार खाते ही जा रहा है, बुलिमिया नर्वोसा। जहाँ पर ज़्यादा खाने वाला, यदि आपको कोई मोटा शेप का बंदा लगे तो देख के सोच लेना कि इसको तो क्या है, इसको बुलिमिया है, ठीक है। और जब आपको पतली सी जीरो फिगर लड़की दिखे, एनोरिक्सिया नर्वोसा, तो आप समझ लेना तो बिल्कुल पतली है,
है, कुछ खाती ही नहीं है, इसको क्या है भोजन की इच्छा दबाने या कम खाने की इच्छा। जब भी आपको कहीं पर ये बताया जाए कि वो कम भोजन खाता है ताकि उसकी शरीर की शेप कम ना हो और वो अपनी भूख को दबाकर पतला रहने की कोशिश कर रही हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर समझ लें एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा। और ये मुझे लगता है 20 या 21 के 2 एस्टेट के पेपर में ये पूछा भी गया था, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जहां पर भोजन से संबंधित इच्छा, इसको बहुत बड़ा फैला के बता देंगे, वो उदाहरण दे देंगे तो आप समझ जाना, भोजन की इच्छा को दबाना या पतले अपने आप को पतला दिखाने की कोशिश करना, तो क्या है एनोरेक्सिया। और बुलिमिया के मैंने क्या बताया था, अत्यधिक खाने की इच्छा, की वो भूल ही गया कि भी खाना थोड़ा कम कर दो, वो खाता ही जा रहा है। तो आ गया एसएडी, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा माँ के साथ बिल्कुल चिपका रहता है, उसे ये रहता है कि कहीं मेरी माँ मुझे छोड़कर ना चली जाए। आगे है ADHD, अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। पहले तो आपको इसका नाम की स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, इसका जो मतलब पूरी जो इसकी जो मतलब आपको फुल वो पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ए का मतलब है अटेंशन, डी का है डेफिशिएंटी,